नमस्कार साथियों, एडु एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम देखेंगे कि वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है, उनका संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में क्या सोचना है। क्लासेस शुरू करने से पहले हम कल देख लेते हैं। कल हमने देखा था पियाजे, है ना, जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। एस पी सी एफ होता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज और आपका फॉर्मल स्टेज है ना, फॉर्मल कॉन्क्रीट स्टेज है ना। तो इसमें हमने देखा कि इसकी अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, इसका 2 से 7 वर्ष का, 7 से 11 वर्ष का, 7 से 11 और ये इसका 11 से लेके 15 वर्ष का तक होता है। साथ ही हमने जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी 6 उप अवस्थाओं के बारे में जाना, प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 उप अवस्थाओं के बारे में जाना। ठीक है, तो ये हमारा कल का क्लास का रिवीजन था और आज हम देखेंगे कि वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है जिनका जो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में क्या कहना है। तो संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने अन्य नाम दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशल कल्चर की अगर बात करें, सोशल या कल्चर की अगर बात किया जाता है तो वाइगोत्स्की याद रखेंगे। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत, उसको याद रखने के लिए आप याद रखें कि जो वाइगोत्स्की थे वो सामाजिक और सांस्कृतिक आदमी थे। तो उसको याद रख लेंगे कि जो वाइगोत्स्की है वे सामाजिक और सांस्कृतिक आदमी थे, और जो वाइगोत्स्की आपका ज्ञानी आदमी है या चेतना आदमी है या बुद्धिमान आदमी है। तो वो आपका जो बुद्धि वाला है, चेतना वाला है, तो वो जितना भी है आपका जीन पियाजे के अंतर्गत हो जाएगा। और सामाजिक व्यक्ति की अगर बात करें तो वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है। तो हमको वाइगोत्स्की का जो सामाजिक है ना, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो आसानी से याद हो जाएगा। इसके प्रतिपादक है लेवो सेमेनोविच वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की जी का जन्म 1896 को हुआ था। ये मूलतः रूस के निवासी थे, है ना। इन्होंने प्रतिपादन किया संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जिसका अन्य नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो इसको याद करने के लिए आप याद रखिएगा कि वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक आदमी थे, सामाजिक सांस्कृतिक प्रकार के आदमी थे, है ना। इसके आधार पर इनके अध्ययन का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन करना था। उसके बाद हम देखेंगे सीखना। इन्होंने पता लगाया कि कैसे उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाकलाप किसी विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय में ऐतिहासिक रूप से विकसित होते हैं। तो इनका मेन वही है कि जो इनका क्रियाकलाप या सांस्कृतिक अनुसमुदाय में ऐतिहासिक रूप से, तो इनका मुख्य यही है कि सीखने का जो क्रम है वे समुदाय और सांस्कृतिक या संस्कृति के माध्यम से उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। विशेष रूप से पारंपरिक अंतर्विमर्श के द्वारा समाज में बालक विशेषतः अपने माता पिता से सीखता है। समाज के अंतर्गत हमारा जो प्रथम सर्कल होता है वे माता पिता होते हैं, फिर हम माता पिता भाई बहन हमारे परिवार के होते हैं, तत्पश्चात हमारा जो समाज आता है। समाज में आप जैसे कि आस पास पड़ोस है ना, तो ये सब दूसरे नंबर पे आता है। बालक में भाषा का लिखित एवं मौखिक दोनों रूप में विकास समाज के एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। जैसे हमारा जो मौखिक कार्य है, जो मौखिक विकास है वो हमारा स्टार्टअप घर से होता है। लेकिन अगर हम लिखित की बात करें या फॉर्मल की हो, तो वो हमारा एक विद्यालय स्तर या स्कूली जीवन के आधार पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बालक में भाषा का लिखित और मौखिक दोनों रूप का विकास समाज के एक दूसरे के साथ संपर्क के द्वारा होता है। इनके सिद्धांत के अनुसार बालक अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। मेन यहाँ से ये है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है ना। जबकि जीन पियाजे जी का मानना है कि पहले विकास होता है, बाद में उसका अधिगम होता है। तो यहाँ से कथन जो है उल्टे याद रखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। ये वाइगोत्स्की है ना, वाइगोत्स्की। और दूसरा ये आपका जीन पियाजे, ये जीन पियाजे के अनुसार है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार जो सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, और जो पियाजे जी है उनका मानना है कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। अगर हम अवधारणा की बात करें तो ये 2 प्रकार के हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी
तो जेडपीडी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, जोन प्रोक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट, है ना, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। और दूसरा आपका स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान, जैसे हम किसी बिल्डिंग को ढलाई करने के पहले जो ढलाई करने के पहले जो करते हैं ना, कॉलम वगैरह दे के वो मचान जैसा बनाते हैं, इसके ऊपर ढालते हैं, और ढालने के पश्चात अगर वो ऊपर का जो ढलाई है वो सूख जाता है, फिर नीचे का जो मचान है वो हम हटा देते हैं, है ना, तो वो आपका स्कैफोल्डिंग या मचान कहलाता है। निकट समीपस्थ विकास क्षेत्र, इसमें आपका देखेंगे जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। निकट या समीपस्थ विकास क्षेत्र, विकास वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर हम सीख सकते हैं, ये जो निकट होता है और हमारे समीप में होता है, वो एक विकास का अवसर जो प्रदान करता है उसे जेडपीडी या जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्षेत्र या जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है ना। देखेंगे खेल में जो काल्पनिक स्थितियां खड़ी की जाती है वे बच्चे के व्यवहार को विशेष रूप से नियंत्रित करने वाली और दिशा देने वाली प्रथम बाधाएं हैं, है ना। बाधाएं की अगर बात करें तो नियंत्रित करने वाली और दिशा देने वाली प्रथम जो बाधा है वही बाधा है आपका, है ना। विकास के विकास में खेल के महत्व के बारे में वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण समन्वयकारी था। जो समन्वयकारी था उनका जो दृष्टि है विकास के क्षेत्र में वो समन्वयकारी है। इनका मत है कि खेल संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। जैसा कि अगर हम खेल खेल में देखें तो खेल खेल में हमारा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, भावात्मक विकास हो जाता है, सामाजिक विकास हो जाता है। तो वाइगोत्स्की है तो वे खेल संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे मचान, पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग। यह एक अस्थायी संरचना है जो सहायता के लिए नॉलेजेबल पर्सन या आपका जो अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन को मचान, पाड़ या ढांचा कहते हैं। यानी कि मैंने बताया यह एक अस्थायी संरचना है जिसे पूर्ण होने के बाद यह अस्थायी संरचना हटा लिया जाता है। यानी कि ये जो अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन को हम मचान, पाड़ या ढांचा स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसे ढांचा निर्माण भी करते हैं। एक बार बालक यदि वांछित कौशल करना सीख जाता है या तो निर्देशन या निर्देशात्मक समर्थन वापस ले जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मकान बनने के बाद सभी मचान हटा लिया जाता है। ये आप देखेंगे कि यदि एक बालक है अगर वो उनका विकास हो जाता है तो जो उनका निर्देशन है या निर्देशात्मक समर्थन है वो वापस ले लिया जाता है और उनका पूर्णतः विकास हो जाता है। जिस प्रकार बिल्डिंग को ढलाई करने के पहले हम देते हैं, उसके बाद जैसे ढलाई का सूख जाता है ना, जो लेंटर होता है वो सूख जाता है, तो सूखने के बाद नीचे जो लगाया जाता है मचान, वो मचान हटा लिया जाता है यहाँ से। संज्ञानात्मक विकास के संबंध में ब्रूनर देखेंगे हम, संज्ञानात्मक सिद्धांत के संदर्भ में ब्रूनर का देखेंगे, है ना। ब्रूनर, इसका जन्म जो है 1966 को हुआ था। ये अमेरिका के निवासी थे। संख्यात्मक विकास के सिद्धांत आधारित था, वर्गीकरण पर आधारित था। इन्होंने मेन जो काम किया वो वर्गीकरण का काम किया है। योगदान की अगर हम बात करें प्रत्यक्ष संज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो ये जो इनका विभाजन है, संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने विभाजन जो किया है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आते हैं कि ब्रूनर के जो शिक्षा या संज्ञानात्मक विकास है उसको कितने स्तर में बांटा हुआ है, तो वो 3 स्तर में बांटा हुआ है। पहला आपका संकेतात्मक या सिंबॉलिक, दूसरा आपका प्रतिमात्मक या आइकॉनिक, और तीसरा आपका संक्रियात्मक या ऑपरेशनल। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाओं में या उनका विभाजन या 3 स्तर में बांटा हुआ है। पहले बात करते हैं संकेतात्मक या सिंबॉलिक। तो ये स्पष्ट है कि अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है, भाषा आधारित विकास होता है। प्रतीकात्मक यानी कि आइकॉन प्रतिमानों और प्रतिमाओं द्वारा अधिगम प्रतिमा आधारित होता है। संक्रियात्मक ऑपरेशनल की बात करें कि क्रिया के द्वारा अधिगम या क्रिया आधारित होता है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विशेष जो तथ्य हैं, है ना, संज्ञानात्मक जो विकास हैं वो उनसे जो रिलेटेड है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला हम देखेंगे बच्चों के सीखने के जो तरीके हैं, तरीकों के लेके जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने इसमें बहुत योगदान दिया हुआ है ना। वाइगोत्स्की या बच्चों या बालकों की बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने बताया, यानी कि जो S, P,
CF, ये इन 4 अवस्थाओं की बात कर रहा है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। इसका जो स्टेज है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। इसकी उप अवस्थाएं हैं 6, इसकी उप अवस्थाएं हैं 2। तो ये जो मेन है बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को जीन पियाजे ने बताया। संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान, समझ और मूल्य संबंधित है। संज्ञान का कारक क्रोध, भूख और डर है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो संज्ञान के कारक हैं, या संज्ञान के कितने कारक हैं? तो संज्ञान के 3 कारक हैं, क्रोध, भूख और डर। क्रोध, भूख और डर, है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतर संबंध बाल विकार का एक परिणाम है, बाल विकास का एक परिणाम है। जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को स्कीमा यानी कि जो स्कीम से बना है, स्कीमा। तो स्कीम मतलब कोई योजनाएं होती हैं, और स्कीमा मतलब जो आपका जो अवधारणाएं हैं, है ना, उन्हीं को आप स्कीमा कहा जाता है। किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता को प्राप्त करने लगा है। यानी कि जो उनके वस्तु या स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य है, यदि कोई चीज छिपा हुआ है तो उसको ढूंढ कर निकालना और उसका स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने वाला लगा है या करने लगा है। पियाजे के अनुसार बालक वस्तु स्थायित्व में संवेदी प्रेरक चरण को प्रदर्शित करता है। पियाजे के अनुसार अगर हम देखें तो बालक इस वस्तु स्थायित्व में संवेदी प्रेरक चरण को प्रदर्शित करता है। हम यहाँ पर देख रहे थे जो वाइगोत्स्की है ना, उनका जो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में क्या कथन है, साथ ही इनसे जुड़े हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा हमारा सामाजिक विकास है। विकास के आयाम के अंतर्गत हमने जो 5 आयाम देखे थे, पहला हमने विकास के आयाम के अंतर्गत हमने 5 आयाम को देखा। आयाम के अंतर्गत हमने पहला देखा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के बाद हम देख रहे हैं संज्ञानात्मक विकास में हमने जीन पियाजे के अनुसार देखा, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, है ना, उनके अनुसार देखा कि ये जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की अगर हम बात करें तो सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, अर्थात समाज के मानदंडों के अनुसार अनुकूलन ही आपका समाजीकरण कहलाता है। यानी कि समाज का जो मापदंड है या जो नियमावली है उसके अनुसार ढल जाना ही हमारा समाजीकरण विकास या समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव द्वारा समाज सीखता है या पूरे जीवन चक्र तक या निरंतर चलता रहता है। यह समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आजीवन चलते रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होती है। समाज में नए नए परिवर्तन होता है जिनके साथ हमें अनुकूल या उनके साथ ढलना होता है। भूमिगत समाज या जन्म के समय शिशु में सामाजिकता शून्य होती है। अगर कोई बच्चा है तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जो सामाजिक या उनका सामाजिक विकास वो 0 होगा। जैसे जैसे वो घर परिवार पास पड़ोस जैसे मित्रगण वगैरह उससे मिलते हैं, समुदाय से मिलते हैं, तब जाके उनका सामाजिक विकास होता है ना। सामाजिक विकास के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का जो मत है, सामाजिक विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का मत है, वो देख सकते हैं। क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना असामाजिक प्राणी, परंतु वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह सकता। स्वाभाविक सी बात है कि क्रो के अनुसार ये कह रहे हैं कि बालक सामाजिक प्राणी नहीं होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है, दोनों टाइप का नहीं होता, लेकिन वह इस अवस्था में अधिक समय तक नहीं रुक सकता क्योंकि उनका एक जो आयु है वो निरंतर बढ़ते जाता है और समाज के साथ उनका मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे वह मिलता जाता है वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। अब अगर बात करें हर लाख, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। यानी सामाजिक जो विकास का अर्थ होता है हर लाख के अनुसार कि जो सामाजिक जो गतिविधियां हैं या उसकी जो नियमावली है उसमें परिपक्वता या उनके बारे में पूरा जान लेना ही आपका सामाजिक विकास कहलाता है ना।
उसके बाद देखते हैं गेट्स व अन्य के अनुसार सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति के व्यवहार का विकास उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। यानी कि जैसा व्यक्ति समाज में रहता है या समाज में वो जो भी अचीवमेंट करता है वह वो एक उनका जो अचीवमेंट है वो उनका व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। यानी कि समाज में जो व्यक्ति जिस प्रकार अपना ना व्यवहार बनाता है या अपनी एक पहचान बनाता है, उसी व्यवहार का विकास उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। स्ट्रेक के अनुसार देखें, सोरे व टेलफोर्ड के अनुसार ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल चाइल्ड के अनुसार देख सकते हैं, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया है ना। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है। एक बार आप रीड कर लेंगे, अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल आपसे छूटना नहीं चाहिए। सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उसके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। सहयोग करने वालों में हम की भावना यानी कि मैं मेरा से हट के हम की वो भावना होती है, हम हमारा की जो भावना होता है उसको रॉस के अनुसार सामाजिकरण कहलाता है। अब अगर हम बात करें सामाजिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार होता है, यानी कि हम समाज के अंतर्गत जो उनकी क्रियाएं हैं या जो सामाजिक रूपरेखा या जो उनके नियमावली हैं उसके अनुसार हम कैसे ढलते हैं, ये क्रिया हमारा सामाजिकरण की क्रिया कहलाता है। तो पहला इसके अंतर्गत आता है अनुकरण, यानी कि अनुकरण यानी कि हम जो चीज है समाज में जो चल रही हैं या जो समाज में व्याप्त हैं, तो वो जो बड़े हैं या बुजुर्ग हैं उनसे जो अनुकरण करके हम जो सीखते हैं वे, और सीखने के पश्चात समाज का जब हम हिस्सा बनते हैं तो वे अनुकरण कहलाता है। यानी कि अनुकरण का आशा है कि नकल करके सीखना, इसमें बालक बड़ों की सामाजिक प्रक्रिया का अनुकरण करके अनुकरण है ना, अनुकरण करके सीखता है एवं समाज का हिस्सा बन जाता है, ये अनुकरण हो जाएगा। दूसरा है आपका पालन पोषण, है ना। पालन पोषण से भी आपका जो सामाजिक क्रिया है उसका विकास होता है। आप किस समाज में, उस समाज का खान पान किस प्रकार है, रहन सहन, कपड़ा पहनावा किस प्रकार है, तो ये पालन पोषण से भी आपका सामाजिक विकास होता है। तीसरा है सहयोग, सहयोग कोऑपरेशन, है ना। बालक समाज में समाज के प्रभाव से ही सहयोग करना की भावना का प्रवृत्ति होती जाती है। यानी कि जब हम सहयोग करते हैं तो सहयोग की भावना से ही जो हमारा सामाजिक विकास है वो उसका भी आगे बढ़ता है। जैसे सहानुभूति, तो सहानुभूति अगर किसी के प्रति हम कुछ सहानुभूति रखते हैं समाज के अंतर्गत, कोई व्यक्ति या कोई है, तो उनके लिए हम अगर सहानुभूति की भावना अगर रखते हैं तो इससे भी हमारा जो सामाजिक विकास है वो बढ़ता है। पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं दंड, है ना। बालक के सामाजिकरण में पुरस्कार एवं दंड का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई अच्छा अगर कार्य करता है बालक, तो उनको समाज के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाएगा या आपको इनाम के रूप में दिया जाएगा। अगर आप समाज के विरुद्ध अगर कुछ कार्य करते हैं तो वे आपको दंड देते हैं, जिससे आपको जो अपने कृत्य किया है उसका आपको आभास हो और आप जो सामाजिक जो नियमावली है ना, उसको ना तोड़ें। तो जो पुरस्कार और दंड जो है वो सामाजिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रशंसा की बात करें, पुरस्कार की बात करें, है ना। अगर आप जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जब बालक समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य या विशिष्ट कार्य करता है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है ना। अब बात करते हैं समाज की इकाइयां। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सब बच्चों के सामाजिकरण में मुख्यतः दो प्रकार की इकाइयां कार्य करती हैं। तो यहाँ से एक प्रत्यक्ष इकाई हो जाएगा, दूसरा निष्क्रिय इकाई हो जाएगा। तो दोनों में देखेंगे, जो सक्रिय इकाई है, सक्रिय मतलब कि आपके जो आसपास हैं, आसपास पड़ोस परिवार दोस्त रिश्ते नातेदार आदि आपके जिन पर बालक का सीधे प्रभाव पड़ता है वे आपका सक्रिय इकाई होता है। दूसरा आपका आता है निष्क्रिय इकाई, मतलब समाज के ऐसे क्षेत्र या ऐसे स्थान जिसका आपको सक्रिय इकाई के रूप में नहीं होता, वो निष्क्रिय इकाई के रूप में होता है। जैसे क्रिकेट का मैदान, मेला, पुलिस, रेलवे स्टेशन आदि शामिल होते हैं, ये आपके निष्क्रिय होते हैं, बालक पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर हम बात करें बालक के परिवार की, तो परिवार की सामाजिकरण की पहली सीढ़ी होती है परिवार। परिवार से ही बालक या बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद जो दूसरी जो सीढ़ी है ना, वो पड़ोस होता है। बालक की सामाजिकरण की इकाई में पड़ोस का भी बड़ा अमूल्य योगदान होता है, जिससे बालक को सही मार्गदर्शन तथा पड़ोस के लोगों को मदद मिलता रहता है।
तीसरा हम देखेंगे विद्यालय। विद्यालय के अंदर अगर जाते हैं उनको अनुशासन, भाईचारा और सहयोग की भावना का विकास होता है। साथ ही पढ़ाई के अलावा उनमें अनुशासन, भाईचारा और सहयोग की भावना का विकास होता है, जो समाजीकरण को प्रदर्शित करता है या समाजीकरण को दर्शाता है। खेल का मैदान। खेल का मैदान भी आपके जो सामाजिक विकास है या सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खेल के मैदान के अंतर्गत आप दूसरों के लिए मदद करना, सहानुभूति और भाषा भी सीखते हैं। साथ ही आप उनकी जो किस प्रकार से वो एक्टिविटी कर रहा है, तो वो 3-4 जो चीजें हैं वो उसके माध्यम से भी आप खेल के मैदान में भी आपका सामाजिक विकास होता है। खेल के मैदान में बालक खेल के माध्यम से टीम में एकजुटता, विपरीत परिस्थितियों में कठिन परिश्रम करना तथा एक दूसरे के निर्णय को मानना व गलतियों को स्वीकारना भी सीख लेता है ना। तो ये 3 प्रकार से हमारा जो दूसरा है, पहला हमने देखा बाल विकास के आयाम के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास, दूसरा हमने देखा कि सामाजिक विकास, है ना। तीसरा हम देखते हैं संवेगात्मक विकास। ये आपका संवेगात्मक है ना। संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट। जीवन में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवन में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्तिक और सामाजिक विकास में संवेगों का अमूल्य योगदान होता है। लगातार संवेगात्मक असंतुलन, अस्थिरता व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है तथा कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। जैसे अगर हम बात करें संवेगात्मक विकास की, तो संवेगात्मक जो विकास है वो सामाजिकरण में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यदि कोई बालक या हम उसका लगातार संतुलन जो बिगड़ जाता है या वृद्धि और विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अगर बालक में अगर इमोशनल नहीं होगा या इमोशन नहीं होगा तो वे समाज के प्रति या लोगों के प्रति उनका व्यवहार एक प्रकार से अलग व कठिन हो जाएगा या तो ज्यादा ही सरल हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों में उसका विकास और वृद्धि रुक जाएगा और वे एक सामाजिक जो उनका विकास है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये जो संवेगात्मक विकास है वे सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। परिभाषा की अगर बात करें तो संवेग से तात्पर्य ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अधिक से अधिक शारीरिक स्थिति में परिवर्तन करता है तथा किसी कार्य को सीखने व उसके सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास को भी प्रभावित करता है। परिभाषा यहां देख लेंगे। संवेग से तात्पर्य ऐसी दशा से होता है जिसमें व्यक्ति अधिक से अधिक शारीरिक स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है तथा किसी कार्य को सीखने व उसके सामाजिक, नैतिक व चारित्रिक विकास का भी प्रभावित होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे संवेगात्मक विकास के संबंध में जो मनोवैज्ञानिक है उनका क्या कहना है। तो मैकडूगल के अनुसार हम देखेंगे मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। मैकडूगल से आप मां से मैकडूगल याद रखेंगे, म से आप मूल याद रख लेंगे। तो मैकडूगल मूल तो आप यहाँ याद रखेंगे। संवेगात्मक विकास के संबंध में जो मैकडूगल का है, ये क्वेश्चन आपका, ये जो लाइन आपका है ना वो एग्जाम में आया हुआ है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्मजात होती है, अर्जित नहीं होती है, ऐसा ये मैकडूगल का मानना है। ये सीखने या अनुकरण करने से प्रभावित नहीं होता है। संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय या अपरिवर्तनशील आवश्यक पहलू है। यानी कि जो मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील, यानी कि जो ये संवेगात्मक है वो आपका परिवर्तन नहीं होता, मूल रहता है और इसका आवश्यक पहलू है। वेलेंटाइन के अनुसार देखेंगे, वेलेंटाइन के अनुसार मूल प्रवृत्ति आधारित कार्यों में निपुणता जल्द आ जाती है। वेलेंटाइन डे जैसे जल्द आ जाता है वैसे उनकी निपुणता है ना, मूल प्रवृत्ति आधारित कार्यों में निपुणता जल्द आ जाती है। तो आप वेलेंटाइन से याद रख लेंगे, वेलेंटाइन डे जल्दी आ जाए, सब चाहते हैं वेलेंटाइन डे जल्दी आ जाए। तो उसी प्रकार आप याद रखें जो मूल प्रवृत्ति आधारित कार्य में निपुणता जल्द आ जाती है। मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार सदैव एक समान नहीं रहता, यानी कि जो मूल प्रवृत्ति आधारित जो व्यवहार है वो एक समान नहीं होता। जेम्स के अनुसार हम देखें कई मूल प्रवृत्तियां एक विशेष अवस्था में प्रकट होती हैं तथा धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। यानी कि ये आपका जेम्स
कोई जेम्स बॉन्ड बन जाता है, मान के चलिए, तो जेम्स बॉन्ड बना, फिर धीरे धीरे करके वो गायब हो जाता है। जैसे कि एक कच्चा बादाम वाला गाना आया था, है ना, तो उसमें था कि एक बार में वो हाईलाइट हो गए, एक गाने से वो हाईलाइट हुआ, धीरे धीरे करके वो एक बार में जेम्स बॉन्ड बन गया, फिर धीरे धीरे करके वो बाहर हो गया, है ना, अदृश्य हो गया, आजकल उसको कोई नहीं जानता है। तो अब जेम्स से उसको याद रख लेंगे, कच्चा बादाम वाला जो गाना है उसको याद रख लेंगे, उनके जो सिंगर थे वो एक थोड़े से टाइम के लिए जेम्स बॉन्ड बने, फिर धीरे धीरे करके वो गायब हो गए। वुडवर्थ के अनुसार देखेंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित उत्तेजित दशा है। रॉस के अनुसार देखें, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो ये आप रॉस का याद रखेंगे और मैकडूगल का याद रखेंगे। मैकडूगल से आप मूल प्रवृत्ति याद रखें, दोनों में म है, तो मैकडूगल मूल दोनों याद रखेंगे, क्योंकि दोनों आपका ये जो परिभाषाएं हैं या जो इनका कथन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें गेट्स के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार, है ना, क्रो के अनुसार, हरलाक के अनुसार, जितने भी वैज्ञानिक है सभी में अपना अपना मत दे दिए हैं। तो ये जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, क्योंकि हर जैसे कि जो जितने भी है अवस्थाएं हैं या जितने आयाम हैं, सब आयाम के लिए सब वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग कथन दिए हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मेन जो है आपका संज्ञानात्मक विकास की जब बात होगा, है ना, संज्ञानात्मक विकास, तो ये जीन पियाजे आ जाएगा। सामाजिक कल्चर की बात होगा, संज्ञानात्मक का अगर बात होगा, संज्ञानात्मक विकास, तो जीन पियाजे आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे, है ना। सामाजिक कल्चर, सो सामाजिक सांस्कृतिक की अगर बात होगा तो वाइगोत्स्की आप याद रख लेंगे, वाइगोत्स्की याद रख लेंगे। और अगर आपका नैतिक की बात है ना, नैतिक मूल्यों की बात, नैतिक की बात होगा तो आप याद रख लेंगे। और व्यवहार की अगर बात होगा, है ना, व्यवहार, तो वाटसन याद रख लेंगे। तो ये जो मेन है संज्ञानात्मक में जीन पियाजे होगा। अगर व्यवहार की बात करें तो व्यवहार के लिए आप वाटसन का नाम याद रख लेंगे। नैतिक की बात करेंगे तो कोलबर्ग, है ना, ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं संवेगों की विशेषताएं। संवेग जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है? लोप, यानी कि विचार प्रक्रिया का लोप संवेगों के समय हो जाता है। दूसरा देखेंगे सार्वभौमिक, यानी कि ये सार्वभौमिक होते हैं। तीसरा, संवेगों की गति तीव्र होती है। यहाँ से गति देख लेंगे कि जो संवेगों की जो गति होती है वे तीव्र होती है। इसमें देखेंगे जागृत, संवेगों में तीव्रता होने से व्यक्ति के अंदर एक तूफान जागृत होकर देता है, या जागृत मतलब जानने की इच्छा ही आपका जो आपके जो अंदर के वो तूफान जागृत कर देता है। भिन्नता देखेंगे, एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न ये संवेगों की मात्रा अलग होती है। अगर हम भिन्नता की बात करें, जैसे भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं तो भिन्न भिन्न व्यक्ति में उनके जो संवेग हैं, तो संवेग की जो मात्रा है वो भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भी जैसे मनुष्य है तो सबका प्रवृत्ति एक जैसे नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार उनके अंतर्गत जो प्रवृत्तियां हैं वो मूल प्रवृत्ति सबका अलग अलग होगा। परिवर्तन की बात करें, संवेग के समय व्यक्ति के व्यवहार के संपूर्ण स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसके व्यवहार के जिस व्यवहार में पूरी तरह से जो चेंज हो जाता है वो उसका परिवर्तन कहलाता है। भावना देखेंगे, संवेग में सुख या दुख की भावना निहित होती है। भावना के अंदर हम देखेंगे एक तो सुख का भावना होगा, एक दूसरा दुख की भावना होगा। तीसरा देखते हैं प्रकृति, संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है तथा अर्थात संवेगों में अस्थिरता होती है। जो संवेग होते हैं वह स्थिर नहीं होता, कभी दुख हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुख कभी खुश हो जाते हैं। तो ये जो संवेग की प्रकृति है, संवेग की जो प्रकृति है वो अस्थिर होता है या अस्थायी होता है। अनुभव देखते हैं, संवेग का अनुभव किसी निश्चित वस्तु के संबंध में किया जाता है, यानी कि जो एक निश्चित वस्तु है, निश्चित वस्तु ये संबंध के बारे में किया जाता है अनुभव, है ना।
उसके बाद हम देखते हैं संवेगों के प्रकार। जो संवेग है तो संवेग में मुख्य रूप से 14 भागों में इसको विभाजित किया गया है मैकडूगल मूल प्रवृत्ति जैसे हमने याद कराया था। तो संवेग का जो प्रकार है, प्रत्येक बालक में अलग अलग प्रकार के संवेग होते हैं, जिसके अनुसार अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कथन दिया है। मैकडूगल ने इन जो संवेग है, संवेग को 14 भाग में विभाजित किया है ना। तो हम आज उन 14 भाग को देख लेते हैं। भय, भय का संवेग होने पर हम पलायन कर जाते हैं या भाग जाते हैं। तो जब ये संवेग हमारा उत्पन्न होता है तो हमारा जो प्रवृत्ति या जो मूल प्रवृत्ति है या हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं उनके बारे में है। जैसे हमको क्रोध आ जाता है तो युयुत्सु होता है, यानी युयुत्सा यानी कि युद्ध करने का इच्छा हो जाता है या लड़ाई करने का आता है, या युद्ध प्रियता यानी कि लड़ाई के लिए हम अग्रसर हो जाते हैं। घृणा, घृणा की अगर बात करें तो घृणा होता है तो हम वहां से हटना पसंद करते हैं। कष्ट अगर हमको आता है तो हम किसी के शरण में या भगवान या माता पिता जो भी बड़े होते हैं उनके शरण में जाने का जो हमारा प्रवृत्ति होता है ना। वात्सल्य, शिशु रक्षा, संतान की कामना, कामुकता अगर अगर संवेग हमें उत्पन्न होता है तो काम की भावना का विकास होता है ना, या काम की भावना जागृत होता है। आश्चर्य के लिए जिज्ञासा है। अधीनता की भावना तो आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना, आत्मगौरव या आत्म प्रदर्शन। एकाकीपन, अगर हमको अकेलापन लगता है तो हमें सामूहिक या सामूहिकता की जो प्रवृत्ति है वो जागृत होता है। देखेंगे अगर भूख लगता है तो भोजनावेश या भोजन की तलाश करने लग जाते हैं। अधिकार की भावना, अधिकार है तो संचय या इकट्ठा करने लग जाते हैं। रचना का आनंद, रचना का आनंद जब संवेग होता है तो रचना जो हमारा मूल प्रवृत्ति है वो रचना हो जाता है। आमोद के लिए हास्य। तो इस प्रकार से देखेंगे जो मैकडूगल है ना, मैकडूगल है वो संवेगों के 14 टोटल प्रकारों के बारे में बताया है। मैकडूगल ने 14 प्रकार में इनको विभाजित किया है जो निम्न है ना। ये चार्ट में मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बाद दो तीन और मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संवेगों को बांटा हुआ है। तो डेकार्ट के अनुसार हम याद रखेंगे, डेकार्ट ने इसको 6 भागों में बांटा है, और जॉर्जनसन ने भी इसको 6 भागों में बांटा हुआ है। प्रशंसा, घृणा, इच्छा, प्यार, शोक और हर्ष। और जॉर्जनसन के अनुसार भय, खुशी, इच्छा, लज्जा, शोक और क्रोध। तो इसका प्रकार बस केवल पूछा जा सकता है कि क्या क्या होता है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। तो मैकडूगल के अनुसार संवेग 14 भागों में विभाजित किया है। उसके बाद सर जो जॉर्जनसन और डेकार्ट दोनों ने 6 प्रकार से बताया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट है जेम्स, इन्होंने संवेगों को 2 भागों में विभाजित किया है। जो आपका जेम्स ने 2 भागों में विभाजित किया है, एक स्थूल संवेग, दूसरा आपका सूक्ष्म संवेग। इसके अंतर्गत जेम्स ने दुख, भय और क्रोध को शामिल किया है, जो मूल कारण है ना, दुख, भय और क्रोध है। उसके बाद सूक्ष्म संवेग है, इसके अंतर्गत सामाजिक या नैतिकता, सौंदर्य को शामिल किया गया है। सूक्ष्म संवेग के अंतर्गत नैतिकता और सौंदर्य को शामिल किया जाता है ना। तो आज हमने इस क्लास में देखा जो हमारा सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास के बाद हमने देखा जो संवेगात्मक विकास है ना। संवेगात्मक विकास को देखा। संवेगात्मक विकास में हमने अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग कथन देखा, जिसमें मुख्य रूप से हमने मैकडूगल का देखा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है। और उसके बाद हमने मैकडूगल ने इसको जो संवेग है, संवेग को टोटल 14 भागों में विभाजित किया या 14 प्रकार बताए। उसके बाद हमने देखा जॉर्जनसन और डेकार्ट और जॉर्जनसन दोनों ने 6 प्रकार बताए। और जो जेम्स ने 2 प्रकार के संवेगों का भाग में विभाजित किया है ना। तो आज का जो क्लास हम उस यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जो आज का क्लास है हमने देखा जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है या आपका जो संवेगात्मक विकास है उसके बारे में देखा। आज के जो क्लास है उसका पूरा एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। संवेगात्मक विकास में हमने देखा कि संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग कथन दिए हैं। कथन में हमने आपको मुख्य रूप से मैकडूगल का बताया कि मैकडूगल का आप मत से याद रखेंगे, मत से मैकडूगल और मत से ही मूल प्रवृत्ति है ना। मैकडूगल ने संवेग को टोटल 14 भागों में बांटा, याद रखेंगे। उसके बाद 2 वैज्ञानिक थे, डेकार्टे और जॉर्जनसन, दोनों ने 6 प्रकार बताए। उसके बाद जो तीसरा एक वैज्ञानिक थे जेम्स ने 2 प्रकार बताए। 2 प्रकार में आप याद रखेंगे, स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग है ना। तो आज का जो पूरे क्लास का सार है, लास्ट 2 मिनट में हमने जिस प्रकार से निकाल दिया उसी प्रकार आप पूरे क्लास का वीडियो एक बार अच्छे से देखिएगा।
अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, दोगुनी स्पीड से स्पीड बढ़ा दीजिएगा, और आपका जो 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे क्लास है वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने के बाद जो आपको ये पीडीएफ स्टडी पीडीएफ जो ज्वाइनिंग स्टूडेंट है उनको टेलीग्राम में उपलब्ध कराया जाएगा। आप ये पीडीएफ एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको जो पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी फैक्ट जो एग्जाम उपयोगी है नोट्स में पूरा मेंशन है वो आप रीड कर लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो जल्द ही अपने अपलोड हो गया, तो आप ये टेस्ट भी दिलाना प्रारंभ कर देंगे फिर, है ना। क्लास पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लास देखिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कर लीजिए। उसके बाद आप जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल किएंगे उसका आप एनालाइज करिए। उसके बाद जो भी आपको डाउट आता है वो आप हमें संपर्क करके बताइए, फिर जो आपका डाउट है वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका तैयारी एक बहुत ही अच्छे लेवल पर हो जाएगा। अगर आप ये क्लास अगर कोर्स अगर ज्वाइन किए होंगे तो कोर्स में आप देखेंगे आपका थ्योरी क्लास होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तक आप एनालाइज करेंगे, तो ये आपको जो 4 चीजें हैं ना, 4 चीजों के माध्यम से आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा क्लास रहेगा नैतिक विकास के बारे में रहेगा, यानी कि मोरल डेवलपमेंट के बारे में रहेगा, है ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।